हो चुका है और अपने आदिवासी इलाके में आदिवासी इशू को लेके, जिन इशू को लेके हम लोग काम करते हैं, इन इशू पे आपने भी काम किया है, इसलिए आपको भी और आपके चैनल के सारे साथियों को मेरी ओर से धन्यवाद। ये पहला मेरा लोकसभा चुनाव था और मेरे लिए तो बड़ी सौभाग्य की बात है, मुझे इस उम्र में लोकसभा चुनाव मेरी पार्टी और मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे लड़ाया और लड़ाया नहीं, मुझे शानदार मतों से जीत के लोकसभा भेजा। अगर एक तरफ सोचता हूं तो मैं उम्र में बहुत छोटा हूं, लेकिन दूसरी ओर सोचता हूं कि इस उम्र में मुझे जनता ने इतना बड़ा जिम्मेदारी दिया है, तो मेरी उम्र, मेरा अनुभव अपने आप बढ़ जाता है। जिम्मेदारियों का एहसास जब हो जाता है तो उम्र और मेरा अनुभव अपने आप बढ़ जाता है। और मुझे लगता है कि पहले विधायक था, मुझे लगता था कि मेरे साथ, मेरे पीछे 3 से 4 लाख जनता मेरे साथ है विधानसभा क्षेत्र की। आज लोकसभा 22 लाख वोटर, मतलब ये मानो कि 30-35 लाख जनता मेरे से जुड़ी हुई है, मेरे से आशा लगा के बैठी हुई है। और यही नहीं, पूरे देश का आदिवासियों को लगता है कि आदिवासियों की आवाज, स्वतंत्र आवाज पहली बार संसद के अंदर गूंजेगी। और आदिवासी जिन जिन इशू को लेकर देश में आज जूझ रहा है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तानाशाही हो, पुलिस की तानाशाही हो, उद्योगपति की तानाशाही हो, विस्थापन हो, तो पूरे देश का आदिवासी एक आशा लगा के बैठा हुआ है कि राजकुमार वोथ हमारी समस्याओं को सदन में रखेगा और हमारी समस्याओं का समाधान कराएगा। तो आपका जो सवाल था कि कैसा फील हो रहा है, मुझे एक खुशी भी फील हो रही है और जिम्मेदारी भरा एहसास महसूस हो रहा है। और मुझे जहां तक लगता है मैं मेहनत करूंगा और जिस तरह से आशा लगा कि देश की जनता, देश का आदिवासी, अन्य समुदाय, एससी, माइनॉरिटी, ओबीसी, जो भी वर्ग है, जो गरीब तबके का जो व्यक्ति है, मेरे से आशा लगा के बैठा हुआ है। और इसके अलावा हमारे देश की जो संवैधानिक जो प्रावधान है, देश हमारा है तो देश की अर्थव्यवस्था हो, देश की अच्छी नीतियां हो, उनको लेके मेरा शानदार प्रदर्शन रहेगा और मैं बखूबी मेरी जनता की भावना के अनुरूप काम करूंगा। में इस क्षेत्र के अंदर पहले कांग्रेस का भी राज रहा है, बीजेपी का भी राज रहा है और जिन संवैधानिक मुद्दों, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और वर्तमान जो ज्वलन मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेके मैं काम कर रहा हूं, तो वहां की जनता में दोनों पार्टियों को लेके निराशा है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि न मैं पक्ष न विपक्ष, निष्पक्ष होकर हम काम करेंगे, बीच की कड़ी के रूप में काम करेंगे। और समय का जो रहा, अब पार्लियामेंट का नॉर्म्स क्या है, अब थोड़ा बहुत देखा है, नियमावली किस तरह से टाइमिंग का है। मेरी कोशिश रहेगी कि मेरी बात, भले मुझे जो भी समय मिले उस समय में मेरी बात को पूर्ण तरीके से सदन में रखूंगा और इसको इम्प्लीमेंट कराऊंगा, ये मेरी कोशिश रहेगी। पिछले अभी वर्तमान में जो सत्ता है, मोदी जी का ये तीसरा टेन्योर स्टार्ट हुआ है। पिछले 10 साल के अंदर भाजपा का, केंद्र सरकार की जो नीतियां रही है, वो हमारे मूवमेंट या देश लेवल के आदिवासी, गरीब, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी के खिलाफ रही है। जल जंगल की जमीन की लड़ाई आदिवासी आजादी से पहले लड़ता आया है और आज भी लड़ रहा है। आज भी इनका समाधान नहीं हुआ है। आज भी कई जगह ऐसा इलाका है कि आदिवासियों के मकान का पट्टा नहीं मिला है, जो खेती कर रहा है बरसों से, उनको आज भी मालिकाना हक नहीं मिला है और उनको विकास के नाम से विस्थापित किया जाता है। तो इन मुद्दों को लेके हम लोग काम कर रहे हैं। तो भाजपा का जो नीतियां रही है, तो कहीं न कहीं विकास के नाम से आदिवासियों को विस्थापित करने की नीति रही है। तो मेरी जो सदन के अंदर भूमिका रहेगी, मैं जैसे मैंने पहले ही कहा है कि ना मैं पक्ष न विपक्ष, में निष्पक्ष रहूंगा। मैं देश के अंदर हर उस नीति का विरोध करूंगा जो नीति आदिवासी, एससी, माइनॉरिटी, ओबीसी, गरीब के अहित में है। उस हर नियम कानून का, हर योजना का मैं विरोध करूंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं मेरे इलाके के लोगों के लिए अच्छे कानून इम्प्लीमेंट कराए। तो मोटा मोटा देखा जाए तो एज ए विपक्ष के रूप में ज्यादा भूमिका रहेगी हमारी। जी राजकुमार, कुल ये चीज रहा है। आज मोदी जी को और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को एहसास हुआ कि संविधान की ताकत क्या है और इसी का परिणाम रहा कि लोकसभा चुनाव में शानदार जनता ने जवाब दिया और उसी जवाब का परिणाम ये रहा कि मोदी जी ने जैसे सदन में पहुंचे तो उन्होंने संविधान की किताब को अपने नतमस्तक लगाया। यही जनता है, लोकतंत्र और संविधान की ताकत है। ये रहा इफेक्ट, क्योंकि भाजपा के कई सांसदों ने कहा था कि हमें 400 पार और 400 पार इसलिए कि संविधान बदलना है, आरक्षण खत्म करना है। ये भाजपा के कई नेताओं ने कई मंचों पे ये भाषण दिया गया है कि संविधान बदलना है, आरक्षण खत्म करना है। और इस बात को देश के रिजर्व कैटेगरी के लोग, भले वो आदिवासी हो, एससी हो, माइनॉरिटी, ओबीसी हो, इन सब ने पकड़ा और उनको लगा
कि इनको संविधान की ताकत का एहसास कराना है, इसलिए इस बार ये परिणाम रहा और अवश्य पूरे देश में ये इन इशू पे अवश्य लोगों ने शानदार जवाब दिया। देखो, राजस्थान के अंदर जो सरकार बनी है और जो मंत्रिमंडल है, देखा जाए कि बिल्कुल फेलियर मंत्रिमंडल रहा है। मदन दिलावर जी शिक्षा मंत्री है, लेकिन जैसे एससी कैटेगरी से आते हैं, वो एससी का सर्टिफिकेट लगा के आते हैं वो, लेकिन मंत्री बने कुछ महीनों बाद ही 15 अगस्त पे 26 जनवरी के दिन 26 जनवरी के दिन जिस दिन इस देश का संविधान लागू हुआ था और संविधान निर्माण में जयपाल सिंह मुंडा, बाबा भीमराव अंबेडकर जी, इन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और एससी कैटेगरी की एक शिक्षिका ने संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर लगाई और सावित्रीबाई फुले की तस्वीर लगाई, और इस तस्वीर लगाने से उस टीचर को उन्होंने निष्कासित किया, फिर निष्कासित किया। जिस समाज का सर्टिफिकेट लगा के आता है, जो एससी का सर्टिफिकेट या एसटी का हमको सर्टिफिकेट कहीं इनके संविधान की वजह से मिला है, और संविधान निर्माता का तस्वीर लगाने से उस मंत्री को दिक्कत होती है और उसने उस टीचर को निष्कासित किया। राजस्थान एससी कैटेगरी का व्यक्ति क्या उम्मीद कर सकता है? अभी वो घटना हुई, पूरे एससी समुदाय, एसटी समुदाय के द्वारा विरोध हुआ, और अभी लेटेस्ट उन्होंने आदिवासी समुदाय के डीएनए टेस्ट की बात की, और यही नहीं, उन्होंने आदिवासी समुदाय के बापों की पहचान करेंगे इस तरह से अनर्गलत, मतलब कहे कि भद्दा बयान दिया। एक मेरी जानकारी, मेरा अनुभव या मेरा राजनीतिक जीवन ज्यादा तो नहीं रहा है, लेकिन पिछले 10 सालों से मैं देख रहा हूँ, तो इस तरह से किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी राज्य के मंत्री ने इस तरह से भद्दे बयानबाजी नहीं करता है। तो मेरा विरोध रहा है इसमें, पूरे देश के आदिवासियों का विरोध रहा है कि आपने आदिवासी की आइडेंटिटी पे सवाल खड़ा किया है, आदिवासी की पहचान पे सवाल खड़ा किया, आदिवासी के स्वाभिमान पे सवाल खड़ा किया है, और ये एहसास कराएगा उनको राजस्थान के अंदर। हम लोगों ने सबने ठान लिया है कि हम हमारा डीएनए भेजेंगे उनके वहां और वो टेस्ट कराएं, क्योंकि उन्होंने कहा है उनका टेस्ट कराएंगे उनके बाप। और लेवल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष सीएम को कहना चाहूंगा कि ऐसे मंत्री को तो तत्काल निष्कासित करना चाहिए जो आदिवासियों के लिए इस तरह से बंदा बयान दे रहा है। तो ये विवाद चल रहा है और ये चलेगा आगे। है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को जबरदस्ती मनाना गलत है। दूसरा, हर व्यक्ति अपने स्वतंत्र है कि वो किसी भी धर्म को मान सकता है। अब संवैधानिक दृष्टि से अगर देखा जाए, संविधान से पूर्व का अगर इतिहास देखा जाए आदिवासियों का, 1871 से जनगणना शायद स्टार्ट हुई और 1871 से लगा के 1951 तक की जनगणना में ट्राइबल का अलग से कॉलम दे रखा है। ट्राइबल को किसी भी धर्म में नहीं माना है, हिंदू, जैन, ईसाई, बौद्ध, सबसे अलग ट्राइबल को कॉलम दे रखा है और अलग से जनगणना हुई है। ये तो हो गई, जनगणना स्टार्ट हुआ तब से। इससे पहले की हिस्ट्री हम अगर देखते हैं तो देश के अंदर जब धर्मों का निर्माण ही नहीं हुआ, धर्मी व्यवस्था ही नहीं पनपी, इससे पहले आदिवासी अपने आप के कबीलाई के रूप में एक आइडेंटिटी बनी हुई थी। तो वर्तमान समय में आजादी के बाद का अगर देखें तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आदिवासी समुदाय पर लागू नहीं होता है क्योंकि आदिवासी हिंदू नहीं है। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 शायद, वो भी स्पष्ट कह रखा है कि आदिवासी समुदाय पे लागू नहीं होता है। इस तरह से कई ऐसे और कोर्ट के भी जजमेंट आए हुए हैं। 5 जनवरी 2011 का जो जजमेंट आया है मार्केट काटजू के द्वारा, उसमें भी स्पष्ट कहा गया है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी इस देश का मूल मालिक है डीएनए के आधार पे। ये तो इतना कुछ होने के बावजूद भाजपा के लोगों के द्वारा जबरदस्ती लोगों को एज ए हिंदुत्व के नाम से जहर फैलाने का काम किया है, जबरदस्ती लोगों को हिंदू बनाने का काम किया है, वो कहीं न कहीं हमारे इतिहास, परंपरा और संविधान के खिलाफ है। दूसरी चीज, मानते थे आदिवासी अनेक धर्मों में विश्वास रखता है। कई आदिवासियों ने हिंदू धर्म में आस्था रखता है, कोई ईसाई धर्म में आस्था रखता है, हिंदू धर्म में भी आस्था रखते थे। लेकिन जिस तरह से भाजपा ने पिछले 10 सालों को हिंदू ऐसे भाजपा का थप्पड़ लगा दिया है, उस समय से उल्टा जो आस्था रखते थे वो भी कम हो गई है। वो भी चिंता का विषय है क्योंकि ये उनकी पॉलिसी थी देश के अंदर यूसीसी सीए लागू कराने की। आज वो पूर्ण रूप से सत्ता बहुमत में नहीं आए तो हो सकता है इस मुद्दे को छोड़ दें। इसका मतलब ये नहीं हमको चिंता करना बंद करना चाहिए। आदिवासी धार्मिक व्यवस्था उससे बाहर है, तो समान नागरिक संहिता जो लागू कर रहे हैं वो कहीं न कहीं आदिवासियों की जो संवैधानिक प्रावधानों पे अटैक करेगा। आज एट्रोसिटी एक्ट है, अगर यूसीसी लागू हुआ तो एट्रोसिटी एक्ट खत्म है। आज शेड्यूल 5 का प्रावधान है, रिजर्वेशन पॉलिसी है, ठीक है, लैंड रेवेन्यू को लेके हमारे अलग से प्रावधान है,
तो वो सारे के सारे खत्म होंगे उस एक्ट के आने, इस कानून के आने की वजह से। तो हम लोग शानदार तरीके से जन जागरण करेंगे उस कानून को लेके, इस कानून का प्रभाव क्या पड़ेगा, और जरूरत पड़ने पर जब भी सदन में इसको लेके अगर बात चलती है तो हम लोग उसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। अगर वो चाहते हैं कि आदिवासी दूसरा धर्म परिवर्तन नहीं करें या धर्म ग्रहण नहीं करें, अगर ये चाहते हैं तो आदिवासियों को अलग से धर्म कॉलम दे देते हैं। जनगणना जब हो रही है आप उसमें धर्म कोड दे दो, अलग से कॉलम दे दो। छत्तीसगढ़ झारखंड हमारे इलाके से लंबे समय से डिमांड चल रही है कि आदिवासियों की अलग से जनगणना हो, उसमें अलग से धर्म कोड होना चाहिए। आप उसमें धर्म कॉलम नहीं दे रहे हो, आप उसको कह रहे हो आप तो हिंदू में घुसो, ईसाई में घुसो, जैन में घुसो, इन तीन चार में घुसना जरूरी है आपको, वहां नहीं घुसते तो आप कहीं नहीं। इसलिए या तो वो अपनाए, गवर्नमेंट भी चाहती है कि या तो वो हिंदू धर्म एक्सेप्ट करें या ईसाई धर्म एक्सेप्ट करें और फिर वापस में आपस में आदिवासियों को धर्म के नाम से लड़ाए। एक पॉलिसी प्री प्लान है उनका। अगर वो समाधान चाहते हैं तो अलग से जनगणना के अंदर कॉलम दे सकते थे। रही बात ये जो चल रहा है डिलिस्टिंग का, आपका जो कहना है कि डिलिस्टिंग क्या सही है गलत है, हम लोग भी चाहते हैं कि आदिवासी की अपनी एक अलग से पहचान आइडेंटिटी बनी रहे, और अलग से पहचान आइडेंटिटी तभी बनी रहेगी कि आदिवासी समुदाय अपनी परंपरा, रीति रिवाज और अपने कुल देवता, देवी देवता, टोटम को अपनाए रखेगा, उसको यथावत रखेगा, उनको ही मानता रहेगा, किसी धार्मिक व्यवस्थाओं में नहीं जाएगा, तो ही अपनी आइडेंटिटी बनी रहेगी। तो आज ये ओनली फॉर ईसाइयों को लेके चल रहे हैं। हम भी मानते हैं कि आदिवासी समुदाय ने अगर ईसाई धर्म अपना रखा है रिकॉर्डली तो वो गलत है। हम भी नहीं चाहते कि आदिवासी किसी अन्य धर्म ग्रहण करे, क्योंकि आदिवासी धर्म पूर्वी व्यवस्थाओं से। लेकिन यही चीज आदिवासी समुदाय पे ये भी लागू होता है कि अगर वो हिंदू धर्म अपना रखा है तो वो भी डिलिस्टिंग में आएगा। तो इस तरह से एक प्लान है कि आदिवासियों को खत्म किया जाए। एक बार जो ईसाई धर्म अपना रखा है उनको बाहर किया जाए, दूसरी बार जो हिंदू धर्म अपना रखा है। क्योंकि संवैधानिक दृष्टि से अगर बात करें, नियम की बात करें, तो डिलिस्टिंग हर वे व्यक्ति होगा जिस आदिवासी ने अन्य धर्म ग्रहण कर रखा है। क्योंकि आदिवासी धर्म पूर्वी व्यवस्था से, आदिवासी धर्म आज वो कह रहे धर्म परिवर्तन कर लिया, तो कौन सा धर्म था और कौन सा परिवर्तन किया उन्होंने? किसी एक धर्म हो, इसके बाद दूसरा धर्म अपनाए तो धर्म परिवर्तन होता है। धर्म ग्रहण कर रहे हैं, आदिवासी धर्म ग्रहण कर रहा है। आदिवासी धर्म किसी धार्मिक व्यवस्था में नहीं है। आदिवासी खुद की अपनी आइडेंटिटी, अपना खुद का ऐसे धार्मिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। वो हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में जा रहा है तो मानते हैं कि धर्म परिवर्तन हुआ, ईसाई से हिंदू में आ रहा है तो धर्म परिवर्तन हुआ। आदिवासी किसी धर्म पूर्वी व्यवस्था से और वो धर्म ग्रहण कर रहा है, वो हिंदू धर्म ग्रहण कर रहा है या ईसाई धर्म ग्रहण कर रहा है वो बात अलग है, लेकिन वो धर्म ग्रहण कर रहा है। तो हमारी जो ऑल ओवर हमारे जन जागरण के माध्यम से ये है कि हमें किसी भी धार्मिक व्यवस्था में नहीं जाना है। हमारे खुद की धार्मिक जो व्यवस्था है, हमारे खुद की परंपरा, रीति रिवाज, संस्कृति है, वो सभी धर्मों से बेस्ट है। हम उसी को अपनाएं और उसी को आगे बढ़ाएं। इस पॉलिसी पे हम लोग काम करते हैं। हालांकि हमने बोल दिया होगा, लेकिन हमारी इंटरनली पॉलिसी है क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियां चाहेगी नहीं कि क्षेत्रीय पार्टियां, ट्राइबल या ओबीसी एसटी को लेकर जो पार्टियां बनी आपस में जुड़े, सामाजिक संगठन जो है आपस में जुड़े। हम लोग कोशिश करेंगे कि देश लेवल के जो जितने भी सामाजिक क्षेत्रीय संगठन हैं और जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन सबको ज्वाइंट करके सबके मुद्दे क्या है उन मुद्दों को एक मिक्स करके एक व्यवस्थित प्लान बना के हम देश लेवल पे काम करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ईडी के माध्यम से जिस तरह से कार्रवाई करवाई, उसका उल्टा भाजपा को नुकसान हुआ है, क्योंकि लोगों ने लगा कि तानाशाही बढ़ रही है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये जनता की भावना के अनुरूप नहीं है, ये किसी की आवाज को दबाने का तरीका है, तो इसका उल्टा भुगतना पड़ा केंद्र सरकार की, जो भाजपा की सरकार थी उसको। 84 की आम जनता तय करेगी, सिलेक्शन करेगी कि ये हमारा उम्मीदवार होगा और उसी को वो इलेक्शन करेगी। नहीं तो अच्छा, आप ये